गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मुगल वंश का सम्राट औरंगजेब के बारे में आपको बताएं। पहले आपने मुगल वंश के प्रमुख शासकों में बाबर, हुमायूं और अकबर, जहांगीर, शाहजहां के बारे में अध्ययन किया था। आज आप औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। औरंगजेब के बारे में अध्ययन करेंगे। औरंगजेब के बारे में आज बच्चों आप अध्ययन करोगे। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से लेकर सन 1707। ये राजा कब बना, कैसे बना, इसके बारे में अपन इतिहास में जाएं तो आप देखोगे कि औरंगजेब ने 1599 ईस्वी में अपने पिता अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और इस विद्रोह का दमन करने के लिए अबुल फजल को भेजा गया। अबुल फजल विद्रोह का दमन करते समय युद्ध में मारा गया। इससे अकबर को काफी दुख पहुंचा और वह बीमार पड़ गया दुखी होकर। और जब वह बीमार पड़ गया तो उस समय उसने अपना उत्तराधिकारी औरंगजेब था। औरंगजेब ने क्या किया कि अपने उत्तराधिकारी जहांगीर के बेटा खुसरो था, उसको बना दिया गया। और जब जहांगीर का शासन हुआ, फिर शाहजहां का हुआ और शाहजहां की मृत्यु के बाद सन 1658 ईस्वी के अंदर औरंगजेब भारत का शासक हुआ। तो बच्चों देखोगे औरंगजेब के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें, औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को 1657 ईस्वी में गिरफ्तार करके आगरे के किले में कैद कर लिया था और अपने आप को शासक घोषित कर दिया। लेकिन विधिवत रूप से 1658 के अंदर वह दिल्ली का बादशाह बना। 1666 के अंदर शाहजहां की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपने 3 भाइयों को, जिनमें दारा सिको, सुजा व मुराद को पराजित कर हिंदुस्तान का शासक हुआ। ये उत्तराधिकार था। तो औरंगजेब ने अपने पिता को कैद किया और अपने भाइयों को उत्तराधिकार युद्ध में पराजित कर उनको मारकर सन 1658 ईस्वी में दिल्ली का शासक हुआ। अब इसका सैनिक अभियान आता है। अब इस औरंगजेब का सैनिक अभियान के अंदर औरंगजेब ने कहां पर विजय प्राप्त की, तो औरंगजेब ने कहां पर विजय प्राप्त की उनके बारे में औरंगजेब ने असम, बिहार, कूच,
असम, बिहार, कूच, रंगपुर, कूच, रंगपुर, असम, बिहार, कूच, रंगपुर, कामरूप, कामरूप व मारवाड़ पर विजय प्राप्त। पहले राजा बनने के बाद औरंगजेब ने असम, बिहार, कूच, रंगपुर, कामरूप व मारवाड़ों के राठौड़ों पर विजय प्राप्त। इसने दक्षिण भारत का सूबेदार जय सिंह को बनाया, जय सिंह को बनाया और दक्षिण का सूबेदार जय सिंह ने बनाया। तो जय सिंह को दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा। जय सिंह ने शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की। पुरंदर की संधि सन 1664 में की। सन 1665 के अंदर पुरंदर की संधि हुई और इस संधि के तहत शिवाजी ने अपने 35 किलो में से 23 किलो किले मुगलों को दे दिए और मुगल दरबार में अपने पुत्र संभाजी को मनसबदार बनाने के लिए राजी हो गए। कहा जाता है कि औरंगजेब के शासन काल के अंदर, औरंगजेब के दरबार के अंदर शिवाजी पुत्र से थे, उसके साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया, अपमानजनक व्यवहार किया गया। इस कारण से शिवाजी नाराज हो गए, लेकिन विश्वासघात करके शिवाजी को गिरफ्तार करके कैद कर लिया गया। शिवाजी बड़ी चतुराई से सन 1670 ईस्वी में वह मुगल दरबार से गुप्त रूप से बाहर निकल आए और इस प्रकार से ये शिवाजी का जो अलग से आपका टॉपिक है उसमें अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें भी संक्षेप में दे रखा है शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई सन 1665 में। इसकी दो प्रमुख शर्तें थी, 23 किले मुगलों को दे दिए, 12 किले अपने पास रखे और मुगल दरबार में शिवाजी का पुत्र संभाजी मनसबदार के पद पर कार्य करेगा। तो मनसबदार रहेगा, ये बातें थी। इसके बाद में नेक्स्ट देखें, औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण किया। बीजापुर पर, दक्षिण भारत में बीजापुर पर आक्रमण किया और बीजापुर पर अधिकार कर लिया। तो दक्षिण भारत के अंदर औरंगजेब ने बीजापुर, गोलकुंडा, पर आक्रमण किया और उन दोनों प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर लिया। तो पहले असम, कामरूप, कूच, बिहार, रंगपुर, मारवाड़, इन पर विजय प्राप्त की। उसके बाद दक्षिण भारत में शिवाजी के साथ युद्ध किया या शिवाजी के साथ अपना जो सूबेदार नियुक्त किया था दक्षिण भारत का जय सिंह ने पुरंदर की संधि की। तो शिवाजी के पास जो 23 किले थे, 35 किलो में से 23 किले मुगलों को दे दिए और तीसरी पंक्ति के अंदर आप बीजापुर और गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया। शिवाजी के बाद इसने 1676 ईस्वी में और 1676 ईस्वी के अंदर गोलकुंडा पर अधिकार किया और जो हिंदू व्यापारी थे, इसकी जो धार्मिक नीति के अंतर्गत आपकी बुक में दे रखा है 5% कर बढ़ा दिए व्यापारियों को। इसके अलावा जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। जजिया कर, धार्मिक यात्रा कर लागू कर दिया इसने।
देवताओं के मंदिरों को ध्वस्त करना प्रारंभ कर दिया। और जो अकबर के शासनकाल से जो झरोखा दर्शन की प्रथा चली आ रही थी, संगीत का जो आयोजन होता था उन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने मजहब को एक औजार के रूप में काम लिया। तो परीक्षा में आ जाए कि भाई औरंगजेब की धार्मिक नीति बताइए, तो उसने हिंदू व्यापारियों पर 5% कर लगा दिया था, धार्मिक यात्रा कर लागू कर दिया था, जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था, और दूसरा हिंदू देवी देवताओं को मंदिरों को ध्वस्त करवाया था। झरोखा दर्शन और संगीत कला की जो प्रथा चली आ रही थी उसको परिवर्तन कर दिया था। यानी मजहब को एक औजार के रूप में सिख धर्म के गुरु तेग बहादुर ने इसके इस प्रकार का जो व्यवहार था, इसका अन्यायपूर्ण जो आचरण था, उसका विरोध किया गुरु तेग बहादुर ने। तो गुरु तेग बहादुर को दिल्ली के चांदनी चौक में इसकी हत्या करवा दी। कहा जाता है इसका सिर कलम करवा दिया गया, धड़ से सिर को अलग करा दिया। इसी याद में दिल्ली के चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ। शीशगंज गुरुद्वारा, ये तो महत्वपूर्ण आपके इसकी घटनाएं थी। इसके अलावा इसके शासनकाल में 2 महत्वपूर्ण विद्रोह हुए। सतनामियों ने विद्रोह किया, जाटों ने विद्रोह किया गोकुल के नेतृत्व में। तो आ सकता है कि सतनामियों ने विद्रोह किया था और जाटों ने गोकुल के नेतृत्व में औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब के मरने के बाद बहादुर शाह ये दिल्ली का सुल्तान है। कहा जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसके जो उत्तराधिकारी थे बीरबल व कमजोर थे। 1707 से लेकर सन 1757 तक मुगल थे, वो उत्तराधिकारी अयोग्य थे, कमजोर थे और उनका चरित्र भी अच्छा नहीं था। इस कारण से मुगल वंश का धीरे धीरे पतन होने लगा। तो बच्चों, आपने मुगल वंश का था 1526 से लेकर 1707 तक के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो संक्षेप में आपके रूप में बताइए। अब आता है मुगल कालीन शासन व्यवस्था। मुगल कालीन शासन व्यवस्था, मुगल कालीन शासन व्यवस्था, मुगल कालीन शासन व्यवस्था की क्या विशेषता है? मुगल कालीन शासन व्यवस्था की विशेषता आपसे पूछी जाएगी। शासन व्यवस्था की विशेषता, मुगल कालीन शासन व्यवस्था की जो महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं, विशेषताएं जो हैं, पहली विशेषता, पहली विशेषता होगी कि ये विदेशी और भारतीय शासन व्यवस्था का मिश्रण था। मुगल कालीन शासन व्यवस्था भारतीय शासन व्यवस्था और विदेशी शासन प्रणाली का मिश्रण था। पहली विशेषता इसकी थी। और दूसरी, ये मिश्रण कौन सी? इंडियन कल्चर या कह सकते हैं भारतीय शासन व्यवस्था और विदेशी शासन व्यवस्था का मिश्रण पाया जाता था मुगल कालीन शासन व्यवस्था में। दूसरा बच्चों, इसके अंदर राजा सर्वसर्वा था, सर्वसर्वा, न्याय, धर्म, सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी राजा है। शासन की समस्त शक्तियां राजा के हाथों में केंद्रित थी। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता
आप देखोगे कि बादशाह के बाद सबसे बड़ा अधिकारी होता था वजीर। वजीर होता था सबसे बड़ा अधिकारी। इसके बाद में वित्त विभाग को देखने वाला एज ए वित्त मंत्री होता था। उस वित्त मंत्री को का कहते प्रधान सदरे समा के नाम से जाना जाता था। यह वित्त विभाग का अध्यक्ष होता था। वित्तीय जो कार्य थे, राजस्व एकत्रित करना, आय व्यय का विवरण रखना, ये सारा कार्य वित्त विभाग का जो मुखिया होता था, प्रधान सदरे समा, ये रखता था। इसके अलावा आपके चौथी महत्वपूर्ण जो विशेषता थी वो थी चौथी महत्वपूर्ण विशेषता मुगलकालीन जो साम्राज्य था वो प्रांतों में बटा था। मुगलकालीन साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। जहांगीर के शासनकाल में ये प्रांतों में विभाजित था। आपकी बुक में दे रखा है अकबर के शासनकाल में कितने सूबे थे, क्या कितने प्रांत थे, तब आपको बताना पड़ेगा। अकबर के समय 15 थे, जबकि औरंगजेब के समय 21 थे। मुगल साम्राज्य प्रांतों में बटा था, प्रांतों को सूबे कहा जाता था। अकबर के समय 15 सूबे थे, जबकि औरंगजेब के समय 21 थे। पांचवी इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है, महत्वपूर्ण विशेषताएं, इनके अंदर प्रमुख पदाधिकारी होते थे। सूबेदार होता था, दीवान होता था। इसके अलावा सदर काजी, प्रांतीय बख्शी, ये इसके महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते थे। इसके अलावा और थे, इनमें कानूनगो, खजांची भी होते थे। बादशाह प्रधान सेनापति होता था, ये आपने पहले देख लिया था। इसके अलावा सेना मनसबदारी प्रथा पर विभाजित थी। मनसबदारी प्रथा पर मनसब का होता पद, और मनसब दो प्रकार के होते थे, जात व सवार। सेना का प्रधान सेनापति राजा होता था। सेना में मनसबदारी प्रथा प्रचलित थी। मनसब का अर्थ होता है पद, और ये मनसबदार दो प्रकार के थे, जात व सवार। तो बच्चों, आज आपने जो महत्वपूर्ण बातें पढ़ी, उनमें औरंगजेब और दूसरा मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था या मुगलकालीन शासन व्यवस्था। इसमें आपके जो प्रश्न बन सकते हैं वो कैसे बनेंगे बच्चों? देखिए, पहला, औरंगजेब का शासनकाल। तो आप बताओगे औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1740। ये दूसरा, औरंगजेब दिल्ली का बादशाह कब व कैसे बना? तो औरंगजेब दिल्ली का बादशाह 1658 ईस्वी में अपने तीनों भाइयों को उत्तराधिकार युद्ध में पराजित कर दारा शिकोह, शुजा व मुराद की हत्या कर या युद्ध में पराजित कर दिल्ली का बादशाह बना। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आप बनेगा कि पुरंदर की संधि कब हुई? पुरंदर की संधि कब हुई और किसके बीच हुई? सन 1665 में शिवाजी वर्सेस जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि। इसकी प्रमुख शर्त क्या थी? मुगलों को शिवाजी ने अपने 35 किलो में से 23 किले सौंप दिए। ये आपका तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। इसके अलावा आप देखोगे कि चौथा क्वेश्चन को क्या बनता है इसमें से? चौथा क्वेश्चन औरंगजेब की धार्मिक नीति
धार्मिक नीति, औरंगजेब की धार्मिक नीति। तो बच्चों, धार्मिक नीति, औरंगजेब ने मजहब को एक औजार के रूप में काम लिया है, औजार के रूप में काम लिया। इसके जो महत्वपूर्ण, आप 5 महत्वपूर्ण पंक्तियां आप बता सकते हो। इनमें पहली, इसने हिंदू व्यापारियों पर 5% व्यापारिक कर लागू किया, 5% कर लागू किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसने हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करवाया, मंदिरों को ध्वस्त करवाया। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इसने जजिया कर और धार्मिक यात्रा कर को पुनः लागू किया। ये इसकी थी महत्वपूर्ण धार्मिक नीति। और इसने नंबर 4, झरोका दर्शन व संगीत प्रथा पर रोक लगा दी। 5वां, सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई। ये प्रश्न धार्मिक नीति में आप चाहते हैं। अब आपसे पूछ लें कि औरंगजेब ने कौन से सिख गुरु की हत्या करवाई थी, तो आपको बताना है गुरु तेग बहादुर। कहाँ करवाई? दिल्ली के चांदनी चौक में हत्या करवाई। इन्होंने इस्लाम धर्म मानने से इनकार कर दिया था। इससे नाराज होकर औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई। तो बच्चों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसके अतिरिक्त औरंगजेब के शासनकाल में 2 प्रमुख विद्रोह हुए। पहला, जाटों का विद्रोह, जिसका नेतृत्व है गोकुल ने किया था। जाटों का विद्रोह जिसका नेतृत्व है गोकुल ने किया था। दूसरा, सतनामियों का विद्रोह, इसका ये 2 महत्वपूर्ण विद्रोह हुए। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो बच्चों आपको बताना 1707 ईस्वी। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह मुगल वंश का राजा बना और 1707 से लेकर सन 1757 तक मुगल सत्ता हत्या का केंद्र बना रहा। सत्ता प्राप्त करने के लिए इसके उत्तराधिकारी कमजोर, निर्बल थे। इस कारण से धीरे धीरे मुगल वंश का पतन होने लगा। ये तो आपने जो महत्वपूर्ण बातें पढ़ी। अब बच्चों आप देखोगे मुगल कालीन शासन व्यवस्था की विशेषता। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, मुगल कालीन शासन व्यवस्था की विशेषता। मुगल कालीन शासन व्यवस्था की विशेषता। शासन व्यवस्था की विशेषताओं में आपको जो महत्वपूर्ण बात याद रखनी है, पहली बात, मुगल कालीन शासन व्यवस्था भारतीय व विदेशी शासन व्यवस्था का मिश्रण था। पहले, राजा शासन का सर्वसर्वा था। सेना, मजहब और न्याय का प्रधान या मुखिया होता था। यानी शासन की समस्त शक्तियां राजा में निहित होती। दूसरा जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था, वजीर। एज ए राजा का प्रधानमंत्री होता था। चौथा महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था आपका प्रधान सदरे समाज। ये वित्त विभाग का प्रमुख होता था, यानी वित्तीय कार्य ये करता था। ये महत्वपूर्ण था। चौथी विशेषता यदि आपसे पूछी जाए तो आपको बताना है कि मुगल कालीन शासन व्यवस्था या मुगल कालीन साम्राज्य
प्रांतों में बटा था, प्रांतों में विभाजित था। और औरंगजेब के शासनकाल के अंदर 21 प्रांत थे, जबकि अकबर के शासनकाल में 15 थे। नोटिफिकेशन भी बने। औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? औरंगजेब के समय 21 और अकबर के समय 15 थे। इनमें प्रमुख पदाधिकारी होते थे सूबेदार, सूबेदार प्रधान, आपके मीर बख्शी, इसके अलावा काजी, ये प्रमुख पदाधिकारी होते थे इनके शासनकाल में। और सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी, सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी राजा होता था। क्या सेनापति होता था राजा? सेना मनसबदारी प्रथा पर आधारित था। मनसबदारी यानी मनसबदारी प्रथा का प्रचलन था। मनसब का अर्थ होता है पद, और दो प्रकार के मनसबदार होते थे, जात व सवाब। तो बच्चों, आज आपने महत्वपूर्ण जो मुगल कालीन शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ा। आज आपने मुगल वंश के आपके जो महत्वपूर्ण राजा दिए थे, उन सब का आपने जानकारी प्राप्त कर ली। अब आप देखेंगे आगे सत्ता के साथ प्रतिरोध एवं सहयोग राजस्थान के संबंध, यानी केंद्रीय जो सत्ता थी, केंद्र और राजस्थान। उस समय केंद्र में शासन किसका था? दिल्ली पर। और राजस्थान में किनका शासन था? इनके बीच सहयोग और प्रतिरोध के बारे में अध्ययन। तो बच्चों, इसको किस प्रकार से करा जाएगा कि भाई किस प्रकार से मुगल शासक केंद्र में थे और राजस्थान में कौन से थे जिन्होंने मुगलों का प्रतिरोध किया और सहयोग की नीति अपनाई। तो आप क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे कि प्रारंभ में आप एक साइड में आप राजस्थान के प्रमुख ले सकते हैं। इधर राजस्थान, इधर आप मुगल ले सकते। अब आप देखेंगे, अब आप जो महत्वपूर्ण आप देखेंगे कि किस प्रकार से राजा बने और उन्होंने इसका विरोध किया। तो बच्चों, आपको देखना है प्रारंभ के अंदर बाबर का विरोध करने वाले कौन थे? तो राजस्थान के दो महत्वपूर्ण थे। आपका राणा सांगा व मेदिनी राय, ये दो व्यक्तियों ने बाबर का प्रतिरोध किया। इसके बाद में दूसरा मुगल शासक था हुमायूं के शासनकाल में राजस्थान के अंदर आपके महत्वपूर्णों के अंदर एक तो मेवाड़ की कर्णावती थी, तो राणा सांगा की विधवा थी वो, और एक मालदेव। इनके बारे में आप संक्षेप में पढ़ेंगे। तीसरा आपका आता है अकबर। हुमायूं के बाद में अकबर के साथ में सहयोग किसने किया और उसका प्रतिरोध किसने किया? तो अकबर के साथ सहयोग करने वाले थे आमेर, बीकानेर, जैसलमेर, मेड़ता के राजा, जबकि इसका प्रतिरोध करने वाले थे मेवाड़ का उदय सिंह, महाराणा प्रताप, मारवाड़ का चंद्रसेन। तो बाबर, हुमायूं और अकबर के बाद के अंदर जो
महत्वपूर्ण शासक बना जहांगीर। जहांगीर ने क्या किया था, अकबर के पुत्र अमर सिंह के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी, सुलह एक कुल की नीति जहांगीर के साथ, राणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह। इसके बाद में आप देख सकते हैं शाहजहां के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल के अंदर राजस्थान के किसी भी राजा ने न तो इसका प्रतिरोध किया था। फिर आता है औरंगजेब। औरंगजेब के अंदर मेवाड़, मारवाड़, ये जो प्रमुख शासक थे जिन्होंने इसका प्रतिरोध किया। तो बच्चों ये हम विस्तार से पढ़ेंगे कि केंद्रीय सत्ता का राजस्थान के राजाओं ने किस प्रकार से प्रतिरोध किया। ये केंद्रीय सत्ता के बारे में कल अध्ययन करेंगे हम। धन्यवाद।